बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉबिन हुड इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। इमरान ने जोसेफ और जोआना को उतारने के बाद जैसे ही कार आगे बढ़ाई, इसकी नजरें अपने पीछे आने वाली कार पर जम गईं और इमरान इस कार को देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि पीछे आने वाली कार बिल्कुल इसी मॉडल, साख्त और रंग की थी जिसमें इमरान इस वक्त सवार था, और जो दरअसल इस कबाचा खान की कार थी जो पिछली नशिस्तों के दरमियान बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान को यकीन हो गया कि कार इस ग्रुप की है और यकीनन इसी का ताकुब कर रही होगी। और फिर इस वक्त तो इसका ख्याल वाकई यकीन में बदल गया। जब इसने कार की रफ्तार को एकदम तेज होते देखा तो वो चौकन्ना होकर बैठ गया। लेकिन चूंकि सड़क पर खासा रश था, इसलिए इसका ख्याल था कि मुझे यहीं इस पर हाथ ना डालेंगे, और वही हुआ। कार चंद लम्हे इसके साथ साथ दौड़ती रही और इमरान ने इन अजीबो गरीब लिबासों में मलबूस गैर मुल्कियों को अपनी तरफ घूरते देखा, और फिर मुजरिमों की कार तेजी से आगे बढ़ती चली गई। इसी लम्हे इमरान ने अपने जहन में एक प्लानिंग बना ली, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही इसने कार को दाएं तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दिया। इस तरफ सड़क के दोनों तरफ में दूर दूर तक घने जंगल फैले हुए थे, और चूंकि ये सड़क शहर से दूर वाक़ एक पुराने कस्बे में जाकर ख़त्म होती थी, इसलिए यहाँ कोई ट्रैफिक भी मौजूद ना था। इमरान कार को दौड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला गया, और फिर से एक मखसूस जगह पर पहुंचकर कार रोकी, और फिर कार से उतरकर वो तेजी से एक घने दरख्त पर चढ़ता चला गया। दरख्त एक दूसरे से मिले हुए थे, इसलिए इमरान ऊपर से भी आसानी से एक दूसरे दरख्त पर पहुंच सकता था। वो ऐसी जगह पर छुपकर बैठ गया जहां वो अपनी कार के अलावा तीनों अतराफ में आसानी से देख सकता था, और फिर थोड़ी देर बाद इसने ताकुब करने वाली कार को आते देखा तो वो चौकन्ना होकर बैठ गया। इसने जेब से लंबी सी नाल का रिवॉल्वर निकाला और उसे हाथ में पकड़ लिया। ताकुब में आने वाली कार इमरान की कार से काफी फासले पर पीछे रुक गई थी। कार रुकते ही इसमें से 4 अफराद बाहर निकले। इन चारों के हाथों में मशीन गनें मौजूद थी, और फिर वो दो अतराफ में फैलकर इमरान की कार की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान खामोश बैठा इन चारों की हरकतें देख रहा था। वो चारों जल्द ही इमरान वाली कार के करीब पहुंच गए, और फिर इसमें से एक ने कार का दरवाजा खोलकर इसमें पड़े हुए जख्मी कबाचा खान को घसीटते हुए अपने साथियों से बुलंद आवाज में कहा, ओह, इसमें तो कबाचा खान मौजूद है, जल्दी करो, वो नौजवान नजदीक ही होगा, उसे पकड़ लो। बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि वो इस टीम का इंचार्ज है, और इसके 3 साथी इसका हुक्म सुनते ही तेजी से दरख्तों की तरफ बढ़ते चले गए, जबकि इंचार्ज अब कार के पास अकेला ही खड़ा कुछ बड़बड़ा रहा था। इमरान ने इस इंचार्ज को नजरों में रख लिया। कबाचा खान के जख्मों की हालत और इसकी नब्ज बता रही थी कि वो इस कदर जख्मी है कि अगर वो बच भी गया तो कुछ बताने के काबिल होने तक उसे 2-4 रोज का वक्फा चाहिए। इसलिए इसने कबाचा खान की बजाय इस इंचार्ज से पूछगछ करने का फैसला कर लिया। इसने उधर नजर डाली जिधर वो तीनों गैर मुल्की अब दरख्तों से निकलकर खेतों में दौड़ रहे थे। वो शायद इन खेतों में इमरान को तलाश कर रहे थे। इमरान ने रिवॉल्वर को सीधा किया, और फिर इसे बिजली की सी तेजी से या के बाद धीरे ट्रैगर दबाना शुरू कर दिया। 3 जोरदार धमाके हुए, और खाली खेतों में मौजूद 3 गैर मुल्की मुंह के बल जमीन पर गिरते चले गए। इमरान ने इन पर फायर करते ही तेजी से अपने जिस्म को मोड़ा, और फिर इस फुर्ती से चौथा फायर कर दिया, और इस बार इसे कार के करीब खड़े हुए गैर मुल्की के हाथ पर फायर किया था, जिसमें इसे मशीन गन संभाल रखी थी, और गोली इस मशीन गन के दस्ते पर पड़ी और मशीन गन उछलकर दूर जा गिरी। और इमरान को एक लम्हे की देर हो जाती तो वो यकीनन इस मशीन गन की फायरिंग का शिकार हो चुका होता, क्योंकि जिस वक्त इमरान ने फायर किया था इस वक्त वो गैर मुल्की मशीन गन का रुख इमरान की तरफ कर चुका था। फायर होते ही गैर मुल्की 2 कदम पीछे हटा, और फिर इसने हैरत अंगेज रफ्तार से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, मगर इमरान पहले ही सिचुएशन के लिए तैयार बैठा था। इसने इससे भी ज्यादा फुर्ती से दूसरा फायर किया, और इस बार भी गोली ठीक निशाने पर लगी, और इस गैर मुल्की के हाथ से रिवॉल्वर निकलता चला गया। गैर मुल्की ने तेजी से छलांग लगाई और एक बड़ी सी झाड़ी की आड़ में हो गया। इमरान ने जरा सा अपना पहलू बदला, और फिर उसे झाड़ी की आड़ में रिवॉल्वर की एक झलक दिखाई दी। वो अगर चाहता तो इस गैर मुल्की को झाड़ी की आड़ में होने के बावजूद भी ढेर कर सकता था, मगर इसका मंसूबा उसे जिंदा पकड़ने का था ताकि उससे कुछ पूछगछ कर सके।
इसलिए वो उसे गोली ना मार सकता था। लेकिन जिस पोजीशन में वो मौजूद था, इस पोजीशन में उसे निहत्था भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए इमरान ने फौरन ही एक और दांव खेलने का फैसला किया और उसने रिवॉल्वर को जेब में डाला और फिर हाथ बढ़ाकर इसने बाजू के फासले से एक शाख को पकड़कर जोर से हिलाया और फिर तेजी से अपना हाथ खींच लिया। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक झाड़ी की आड़ से फौरन ही फायर हुआ और इमरान ने फायर होते ही जोरदार चीख मारी और साथ ही इसने नीचे छलांग लगा दी। दरख्त के नीचे चौके ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं, इसलिए इमरान को जरा सा भी खदशा ना था और वो इस अंदाज में नीचे गिरा जैसे लाश गिरती है और फिर झाड़ियों में गिरकर इसने हाथ पैर सीधे कर दिए। उसे तवक्का थी कि गैर मुल्की इस दाव में फंस जाएगा और इसकी तवक्का बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इसके नीचे गिरते ही गैर मुल्की तेजी से झाड़ी से निकला और नारे मारता हुआ इमरान की तरफ भागता चला आया। इसके हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था, लेकिन इसका अंदाज ऐसा था कि अब इसके ख्याल के मुताबिक रिवॉल्वर के इस्तेमाल की जरूरत बाकी ना रही थी। और फिर जैसे ही गैर मुल्की झाड़ी के करीब पहुंचा जिस पर इमरान गिरा हुआ था, इमरान बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और इसकी दोनों टांगें उसकी गर्दन के गिर्द प्लास की तरह जमती चली गईं और इसके साथ ही इमरान तेजी से करवट बदल गया और गैर मुल्की भी इसके साथ ही लुढ़कता हुआ जमीन पर गिरता चला गया। रिवॉल्वर इसके हाथ से निकल गया था और यही इमरान चाहता था। चुनाचे दूसरे लम्हे वो तेजी से उठा और इस उठने की कोशिश करते हुए गैर मुल्की पर छलांग लगा दी, मगर अब वो संभल चुका था। इसे तेजी से करवट बदल ली और इमरान को अपना हाथ जख्मी होने से बचाने के लिए दोनों हाथ आगे करने पड़े। फिर इससे पहले कि इमरान संभलता, गैर मुल्की ने पूरी कुव्वत से इसके पहलू में जर्ब लगाई और इमरान लुढ़कता हुआ चला गया। गैर मुल्की ने उसे जर्ब लगाकर तेजी से इस जगह पर छलांग लगाई थी जहां इसका रिवॉल्वर पड़ा था और फिर जिस वक्त इमरान जमीन से उठा, गैर मुल्की रिवॉल्वर संभाल चुका था और रिवॉल्वर पकड़ते ही इसने इंतहाई तेजी से इमरान पर फायर खोल दिया और इमरान फायर होते ही बिजली की सी तेजी से एक तरफ हटा और निशाना खता हो गया। फिर तो गैर मुल्की पर जैसे दौरे पड़ गए। वो मुसलसल इमरान पर फायर करता चला गया, मगर इस खुली जगह पर इमरान के लिए सनग आर्ट का मुजाहिरा करना कौन सा मुश्किल था। नतीजा ये हुआ कि एक गोली उसे ना छू सकी और जब रिवॉल्वर से ट्रच की आवाज निकली तो गैर मुल्की बौखलाकर रिवॉल्वर फेंक दिया। बस, या और भी कोई रिवॉल्वर है? इमरान ने जो एक जगह रुकते हुए बड़े मुतमईन लहजे में कहा। गैर मुल्की ने इंतहाई फुर्ती से जेब से खंजर निकाला और इसकी आंखों में वहशत सी छा गई। इसके खंजर पकड़ने का अंदाज देखते ही इमरान समझ गया कि वो खंजर जनी में बेपनाह महारत रखता है, लेकिन इमरान उसी तरह इत्मीनान से खड़ा था। गैर मुल्की खंजर पकड़ते ही चीखता हुआ आंधी और तूफान की तरह उसकी तरफ बढ़ा। इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो इमरान के सीने में खंजर मारकर ही दम लेगा, लेकिन इमरान ऐसे दाव से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए जैसे ही गैर मुल्की नजदीक आया, इमरान तेजी से दाएं तरफ हट गया। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक गैर मुल्की का जिस्म भी इसके साथ ही एक तरफ झुकता चला गया, मगर इमरान तेजी से बाएं तरफ हुआ और इसके साथ ही वो किसी लट्टू की तरह अपनी एड़ियों पर घूमता चला गया। गैर मुल्की इस तरह बाएं तरफ झुकते ही खंजर का वार कर चुका था, मगर इमरान के अचानक घूम जाने की वजह से खंजर इमरान के बिल्कुल करीब से गुजरा और इमरान के लट्टू की तरह घूमते ही गैर मुल्की के तेजी से सिमटे हुए बाजू खुले और फिर गैर मुल्की की चीख से माहौल गूंज उठा। गैर मुल्की इमरान के सर से होता हुआ इसकी पुश्त पर जा गिरा था। इमरान ने बाजू पकड़कर उसे इस अंदाज में मरोड़ दिया था और इस मरोड़ने के दो नतीजे निकले। एक तो ये कि गैर मुल्की इसी बाजू के जोर से उठता हुआ इमरान के सर के ऊपर से गुजरता चला गया। दूसरा, इसका बाजू कंधे के जोर से उखड़ गया और जैसे ही गैर मुल्की नीचे गिरा, इमरान ने इस पर छलांग लगाई और इसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से गैर मुल्की के सीने पर पड़े। गैर मुल्की ने लपक कर एक तरफ हटना चाहा, मगर अब इमरान खेल खत्म करना चाहता था, इसलिए इमरान फिजा ही में मुड़ गया और इसकी जोरदार जर्ब से गैर मुल्की लुढ़कने के बावजूद ना बच सका और इसके हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। इमरान जर्ब लगाते ही तेजी से वापस मुड़ा और फिर इसने बड़ी कुव्वत से गैर मुल्की के पहलू में जर्ब लगा दी और गैर मुल्की मछली की तरह तड़पने लगा। इसका हाथ तेजी से जेब की तरफ बढ़ा, वो हाथ जो दुरुस्त था, और इमरान ने इसके हाथ को हरकत में आते देखकर झपट कर इसका वो हाथ पकड़ा और हाथ पकड़े हुए वो इसके सर से ऊपर से छलांग लगा गया और हाथ का जोड़ कांधे से उखड़ गया और अब गैर मुल्की बुरी तरह फड़कने लगा था। इसके दोनों हाथ बेकार हो चुके थे और वो बेहोश हो चुका था। इमरान ने एक तवील सांस लिया और फिर झुककर गैर मुल्की को उठाकर
इसे कंधे पर डाला और तेजी से कार की तरफ बढ़ता चला गया। इसने इस गैर मुल्की को कार के अंदर फेंका और फिर वो बाहर पड़े हुए कबाचा खान की तरफ मुड़ा। वो उसे भी उठाकर अंदर डालना चाहता था, मगर इसके करीब पहुंचकर रुक गया। कबाचा खान की हालत बेहद खराब थी। इसका सांस उखड़ चुका था। इमरान तेजी से उस पर झुका और उसने उसकी नब्ज पकड़ी, मगर 2 लम्हे वो एक तवील सांस लेकर सीधा हो गया। कबाचा खान की नब्जें बिल्कुल साकित हो चुकी थी। इमरान चंद लम्हे खामोश खड़ा कबाचा खान को देखता रहा। इसकी यह हालत इसके जिस्म से मुसलसल खून बह जाने की वजह से हुई थी। अगर ताकुब कंदकान दरमियान में कूद न पड़ते तो तबाचा खान को तिबी इमदाद बर वक्त पहुंचाने में कामयाब हो जाता, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। इमरान के देखते ही देखते कबाचा खान के सीने की हरकत एक जोर से झटका खाने के बाद साकित हो गई। वो मर चुका था। और फिर इमरान तेजी से मुड़ा और अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। अब वही गैर मुल्की रह गया था पूछने के लिए, और वो उसे भी हाथ से खोना ना चाहता था। इसलिए इसने कार को एक झटके से स्टार्ट किया और फिर उसे तेजी से आगे बढ़ाता हुआ बड़ी सड़क पर आ गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो कार भगाता हुआ दानिश मंजिल के गेट पर पहुंच गया। इसने मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया और दानिश मंजिल का फाटक खुलता चला गया। इमरान कार को अंदर लेता चला गया। जब इसने कार को पोर्च में रोका तो ब्लैक जीरो ऑपरेशन रूम से निकलकर बाहर आ गया। इसने शायद स्क्रीन पर इमरान की कार को आते हुए देख लिया था। इसे उठाकर गेस्ट रूम में ले चलो ताहिर, इमरान ने कार से उतरकर ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा। और ब्लैक जीरो तेजी से आगे बढ़ा और इसने कार का पिछला दरवाजा खोलकर नॉर्मन को उठाया और फिर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान इस दौरान ऑपरेशन रूम में घुस गया था। ऑपरेशन रूम से होता हुआ वो एक खुफिया दरवाजे से गुजरकर अपनी लेबोरेटरी में घुसा और इसने वहां से एक अलमारी खोलकर इसमें से एक शीशी उठाई और साथ ही इंजेक्शन सिरिंज भी उठा ली। अब चूंकि वो जल्द अज जल्द मालूमात हासिल करना चाहता था, इसलिए इसने कुव्वत इरादी माउफ कर देने वाली महलूल इस गैर मुल्की के जिस्म में इंजेक्ट करने का फैसला कर लिया था, ताकि वो हिप्नोटिज्म के जरिए इसके जहन पर सब मालूमात निकाल सके। महलूल और सिरंज उठाए वो ऑपरेशन रूम से निकलकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ता चला गया। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो उसे दरवाजे के पास ही मिला। वो शायद गैर मुल्की को वहां डालकर वापस आ रहा था। ये कौन है इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने इमरान को देखते ही पूछा। यही मालूम करने के लिए तो इसे मैं यहाँ लाया हूँ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर वो तेजी से फर्श पर पड़े हुए गैर मुल्की की तरफ बढ़ता चला गया। ब्लैक जीरो भी वहीं रुक गया। गैर मुल्की अभी तक बेहोश पड़ा था, इसलिए इमरान ने पहले इसके टूटे हुए बाजू में कुव्वत इरादी के खात्मे का इंजेक्शन लगाया और फिर सुरंज ब्लैक जीरो को पकड़ाकर इसे गैर मुल्की का मुंह और नाक एक ही वक्त में बंद कर दिए। चंद ही लम्हों में गैर मुल्की के जिस्म में हरकत पैदा हुई और फिर इसने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही गैर मुल्की के मुंह से बेइख्तियार कराहें निकलने लगी। इसकी आंखें धुआं धुआं हो रही थीं और चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ चुका था। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने इसके होश में आते ही तहकुमाना लहजे में कहा। लेकिन गैर मुल्की सिर्फ कराता रहा, इसने कोई जवाब ना दिया। इमरान समझता था कि महलूल को असर करने में चंद मिनट लग ही जाएंगे, इसलिए वो बार बार इससे उसका नाम पूछता रहा। उसे मालूम था कि जब वो नाम बता देगा तो वो समझ जाएगा कि महलूल ने असर करना शुरू कर दिया है। गैर मुल्की दर्द की शिद्दत से बुरी तरह कराह रहा था, क्योंकि इसके दोनों बाजू कंधों से टूटे हुए थे। इमरान बार बार उससे उसका नाम पूछ रहा था। त, त, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते, बॉस मेरा इंतकाम लेगा, मैं जा रहा हूँ, गैर मुल्की ने अचानक आंखें खोलते हुए जवाब दिया। और दूसरे लम्हे इसे दोनों जबड़ों को मखसूस अंदाज में झटके देते दिए और इमरान किसी ख्याल के तहत तेजी से उसकी तरफ झपटा, मगर बेसूद। गैर मुल्की का जिस्म एकदम सीधा होकर अकड़ता चला गया। इसने तेजी से इधर उधर सर मारना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद वो बेहस हरकत हो गया। इसके मुंह से नीले रंग के बुलबुले निकलने लगे थे। इसने तो खुदकुशी कर ली है। इस बार अच्छे लोगों से वास्ता पड़ा है, कुछ बताने से पहले ही मर जाते हैं, इमरान ने बुरा सा मुंह बताते हुए कहा और फिर वो दरवाजे की तरफ चल पड़ा। इसके चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि इतनी भाग दौड़ करने के बावजूद वो अभी तक वहीं था जहां से चला था, जबकि वक्त इंतहाई तेजी से गुजरता चला जा रहा था। ब्लैक जीरो इसके पीछे पीछे था। जूलिया बिफरी हुई शेरनी की तरह दरवाजे की तरफ लपकी। इसने एक झटके से दरवाजा खोला और फिर उछलकर एक तरफ होने लगी, मगर दूसरे लम्हे वो ठिठक कर रुक गई, क्योंकि दरवाजे पर कैप्टन शकील मौजूद था। खैरियत मिस जूलिया? कैप्टन शकील ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। हाँ खैरियत है। वो रॉबर्ट टाइगर को उठाए, इमरजेंसी फायरिंग सीढ़ियां उतर कर गया है, वो हेडक्वार्टर जा रहा है, उसका ताकुब करो, जूलिया ने तेज लहजे में कहा।
मैंने इसकी कार के बम्पर के नीचे टेलीमैग्नम लगा दिया है, इसलिए उसे तो आसानी से तलाश कर लेंगे। मैं जब यहाँ इस मंजिल पर आया तो मैंने उसे तेजी से एक तरफ बढ़ते हुए देखा था। चूंकि मैं इस वक्त सतून की आड़ में था, इसलिए वो मुझे चेक ना कर सका। जब वो इमरजेंसी डोर खोलकर सीढ़ियां उतर गया, तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं इसके कंधे पर लटके हुए टाइगर को पहचान गया था, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र पड़ गई। कैप्टन शकील ने वजाहत भरे लहजे में कहा। मैं ठीक हूँ। ये गैर मुल्की और रॉबर्ट दोनों का ताल्लुक रॉबिन हुड से है, और ये गैर मुल्की तो इंतहाई अहम हैसियत रखता है। मैंने इसे बेहोश कर दिया है। तुम इसे उठाकर इसी रास्ते से नीचे अपनी कार में ले चलो। मैं कमरे की तलाशी लेकर आ रही हूँ। इसे भागने ना देना। इसे दानिश मंजिल पहुंचाना है। जूलिया ने तेज तेज लहजे में कहा, और फिर कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और इसे बिस्तर पर बेहोश पड़े हुए फ्लिपर को उठाकर कंधे पर डाला और फिर मुड़कर दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। इसके बाहर जाते ही जूलिया ने तेजी से कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी, मगर उसे वहां से कोई खास चीज ना मिल सकी। तो वो तेजी से कदम उठाती दरवाजे से बाहर निकली और फिर लिफ्ट के जरिए नीचे उतरकर हॉल में से गुजरती हुई होटल से बाहर आ गई। इसकी कार पार्किंग शेड में खड़ी थी। वो तेज तेज कदम उठाती अपनी कार की तरफ बढ़ती चली गई। इसने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, वो चौंक पड़ी, क्योंकि पिछली नशिस्तों के दरमियान उसे फ्लिपर का जिस्म पड़ा हुआ नजर आया था। स्टीयरिंग के साथ ही एक पर्चा लटक रहा था। जूलिया तेजी से दरवाजा खोलकर सीट पर बैठी और इसने पर्चा झपट लिया। मिस जूलिया, मैं रॉबर्ट के पीछे एक दूसरी कार में जा रहा हूँ। ये कार यहीं मौजूद थी और इसमें चाबियां भी लगी हुई थी। आप इस गैर मुल्की को दानिश मंजिल पहुंचा दें। जूलिया ने सर हिलाते हुए पर्चा मड़ोड़कर जेब में डाला और फिर कार को होटल कंपाउंड से बाहर निकालकर इसने इसका रुख दानिश मंजिल की तरफ कर दिया। थोड़ी देर बाद वो दानिश मंजिल के गेट पर पहुंच गई। गेट पर पहुंचते ही वो नीचे उतरी और इसे कॉल बेल के बटन को मखसूस अंदाज में 3 बार दबाया, तो गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। जूलिया कार को अंदर लेती चली गई। सामने पोर्च में स्याह रंग की एक बड़ी सी कार पहले ही खड़ी थी। जूलिया ने कार पहले वाली कार के करीब रोकी और फिर इसे नीचे उतरकर पिछला दरवाजा खोला और गैर मुल्की को खींचकर बाहर फर्श पर डाल दिया। जूलिया, ये कौन है? अचानक एक्सट्रू की तेज आवाज बरामदे के किसी रखने में से निकलकर इस तक पहुंची। बॉस, ये रॉबिन हुड तंजीम का एक अहम तरीन आदमी है। मैं इसे होटल एफ से उठाकर लाई हूँ, जबकि कैप्टन शकील एक और मुजिम के पीछे गया है, जो इमरान के साथी टाइगर को बेहोश करके अपने हेडक्वार्टर पर ले गया है। जूलिया ने जवाब दिया। तफसील बताओ, एक्सट्रू ने इसके खामोश होते ही कहा, और जूलिया ने जल्दी जल्दी जॉनी क्लब से लेकर इस गैर मुल्की के यहाँ पहुंचने तक तमाम तफसील मुख्तसर अल्फाज में दोहरा दी। गुड शो। ठीक है, तुम कार लेकर वापस अपने फ्लैट पर चली जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। एक्सट्रू ने तहकमाना लहजे में कहा, और जूलिया सर हिलाती हुई वापस कार में बैठी और दूसरे लम्हे इसकी कार मोड़कर गेट की तरफ बढ़ती चली गई। दानिश मंजिल से बाहर आने के बाद वो सीधी अपने फ्लैट की तरफ बढ़ती चली गई। फ्लैट के सामने पहुंचकर उसने कार बाहर सड़क पर ही रोकी और फिर नीचे उतरकर वो सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने फ्लैट में दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम से मुल्हका कमरे में पहुंचकर उसने तेजी से एक अलमारी खोली और फिर इसमें से वसीम महीते अमल का एक ट्रांसमीटर निकालकर इसे मेज पर रखा, और दूसरे लम्हे इसने तेजी से इस पर मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद इसने ट्रांसमीटर का एक बटन दबाया और दूसरे लम्हे इसे बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। हेलो, जूलिया कॉलिंग शकील, ओवर। वो मुसलसल और बार बार यही फिक्रा दोहराती चली गई। यस, शकील स्पीकिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। हेलो कैप्टन शकील, तुम कहाँ हो? लोकेशन बताओ, ओवर। जूलिया ने तेज लहजे में कहा। मैं इस वक्त पिकनिक पॉइंट से जुनूबी सिमत काला दर की पहाड़ियों के हुक्म में मौजूद हूँ। यहाँ इस गैर मुल्की की कार मौजूद है, जिसमें टेली में एकदम फिट था, लेकिन टाइगर और वो गैर मुल्की दोनों गायब हैं और मैं उन्हें तलाश कर रहा हूँ, ओवर। कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं भी आ रही हूँ, ओवर। जूलिया ने कहा। क्या आप दानिश मंजिल हो आई हैं, ओवर? दूसरी तरफ से कैप्टन शकील ने पूछा। हाँ, मैं इस गैर मुल्की को पहुंचाकर वापस फ्लैट में आई हूँ और अब फ्लैट ही से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूँ। फिर अकटेन का हेडक्वार्टर ढूंढेंगे, ओवर एंड ऑल। जूलिया ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके उसने उसे वापस अलमारी में रखा और अलमारी बंद करके वो तेजी से फ्लैट से बाहर निकलती चली गई। चंद लम्हों बाद इसकी कार तेजी से पिकनिक पॉइंट की तरफ उड़ती चली जा रही थी। रॉबिन हुड का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। आंखें सुर्ख थीं। एक बहुत बड़ी मशीन के सामने बैठा हुआ था। मशीन पर लगे हुए बल्ब तेजी से जल बुझ रहे थे
और मशीन के ऊपर लगी हुई स्क्रीन पर आड़ी तिरछी लकीरें ही दौड़ रही थीं। आखिर कबाचा खान क्यों जवाब नहीं दे रहा? उसे क्या हुआ है? रॉबिन हुड ने तेज लहजे में करीब खड़े आदमी से मुखातिब होकर कहा। जनाब, मैं भी कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा। एक बात मेरे जहन में आ रही है, इस आदमी ने अचानक चौंक कर कहा। तो फिर बको अब भी सही, या मैं तुम्हारे जहन में घुसकर वो बात निकालूं? रॉबिन हुड ने गुस्से से चीखते हुए जवाब दिया। जनाब, आप टूथ ट्रांसमीटर चेक करें। हो सकता है कि आदमी बोलते बोलते रुक गया। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। कबाचा खान इतनी जल्दी नहीं मर सकता। उसे मारने वाला भी पैदा नहीं हुआ। रॉबिन हुड ने गुस्से से की शिद्दत में चीखते हुए कहा और फिर वो तेजी से उठकर जुनूबी दीवार के साथ मौजूद एक और मशीन की तरफ बढ़ता चला गया। यह मशीन किसी बड़े टेलीविजन की तरह बक्स की सूरत में थी, जिसके दरमियान में स्क्रीन मौजूद थी। इस मशीन के साथ एक खुद कार कैंपस नस्ब था, जिससे तंजीम के हर आदमी के टूथ ट्रांसमीटर का लिंक मौजूद था। रॉबिन हुड ने अपनी तंजीम के हर आदमी के दांत में सुराख करके इसमें एक छोटा सा ट्रांसमीटर नस्ब किया हुआ था, जिसके ऊपर जहरीला कैप्सूल रख दिया गया था। तंजीम के अहद के मुताबिक कोई भी शख्स जब ये देखता कि वो तंजीम के राज बताने पर मजबूर हो गया है, तो उसे फौरी तौर पर खुदकुशी करनी पड़ती थी। इसके लिए वो मखसूस अंदाज में इस दांत पर ऊपर का दांत मारता और कैप्सूल ना सिर्फ टूट जाता, बल्कि दांत मारने से इसके नीचे रखा हुआ ट्रांसमीटर भी दब जाता। इस ट्रांसमीटर के दब जाने से इस मशीन को ये इत्तला हो जाती कि वो आदमी खुदकुशी कर गया है, और कंप्यूटर इसकी फहरिस्त तैयार करता रहता था। रॉबिन हुड इस काम के लिए साथ ही साथ हिप्नोटिज्म से भी काम लेता था। वो जब भी किसी मेंबर को तंजीम में शामिल करता, उसे हिप्नोटिज्म करके इसके लाशऊर को यह हुक्म देता कि अगर कोई शख्स राज बता दे, तो तो दिमाग उसके तमाम आसाबी निज़ाम को खुद ही तोड़ फोड़ कर रख दे। इस तरह अगर कोई शख्स खुदकुशी करने की बजाय अहम तरीन राज भी बता देता, तो इसके जिस्म की तमाम रगें खुद ब खुद टूट फूट कर शिकार होने लग जाती, और वो बड़े इबरतनाक अंजाम से दो चार हो जाता। इसको तंजीम के अफराद रॉबिन हुड का कहर के नाम से याद करते थे, और जब दो चार आदमियों का ऐसा अंजाम हुआ तो तंजीम का हर शख्स खौफजदा हो गया। अब वो इबरतनाक किस्म के अंजाम से दो चार होने के खौफ से आखिरी लम्हों में खुद ही कैप्सूल चबाकर खुदकुशी करने को तरजीह देते थे, क्योंकि इस तरह आने वाली मौत फौरी मौत थी और मरने वाला दर्दनाक अजाब से बच जाता था। रॉबिन हुड ने तेजी से इस कंप्यूटर मशीन का बटन दबा दिया, और बटन दबते ही स्क्रीन रोशन हो गई। रॉबिन हुड कुछ देर खड़ा सोचता रहा, और फिर इसने सर झटकाते हुए कंप्यूटर के वो बटन ऑन कर दिए जो मर जाने वालों की फहरिस्त तैयार करते थे। बटन दबते ही सबसे पहले स्क्रीन पर कॉपर की तस्वीर उभर आई, और साथ ही वो वक्त और तारीख भी, जिस वक्त और तारीख को वो मरा था। ओह, तो कॉपर ने खुदकुशी कर ली? रॉबिन हुड ने दांत भेंचते हुए कहा। चंद लम्हों बाद मंजर बदला और स्क्रीन पर नॉर्मन की तस्वीर उभर आई। अरे, नॉर्मन, पैंथर्स का इंचार्ज। ओह ओह, ये कैसे हो गया? क्यों हो गया? रॉबिन हुड नॉर्मन की तस्वीर देखते ही बुरी तरह उछला। इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, और इसके साथ ही स्क्रीन तारीख होती चली गई, और रॉबिन हुड ने एक तवील सांस लिया। इसे कम से कम इस बात का इत्मीनान हो गया था कि कबाचा खान ने खुदकुशी नहीं की। लेकिन फिर अचानक इसके जहन पर एक और ख्याल ने बिच्छू की तरह डंक मारा, और वो बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। अगर कबाचा खान जिंदा है, तो फिर वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? और इसके साथ ही वो एक बार फिर कंप्यूटर के बटनों पर झुक गया। इसी कंप्यूटर में इसने एक और सिस्टम भी रखा हुआ था। इसने अपनी तंजीम के तमाम बड़े ओहदेदारों के जिस्मों में एक मखसूस किस्म का ट्रांसमीटर लगा रखा था। ये ट्रांसमीटर इंसानी नफ्स के साथ चलता था, और इस ट्रांसमीटर का ताल्लुक भी इसी कंप्यूटर के साथ इस्तवार था। जैसे ही आदमी मरता, ट्रांसमीटर खामोश हो जाता, और इसका ताल्लुक कंप्यूटर के साथ खत्म हो जाता। इस तरह कंप्यूटर इस आदमी के मरते ही इसकी अलहदा लिस्ट मुरतब कर लेता था। इस तरह रॉबिन हुड जिस वक्त चाहता, ये पता कर लेता कि कितने अफराद ने खुदकुशी की है और कितने अफराद वैसे मारे गए हैं। अब चूंकि खुदकुशी करने वालों में सिर्फ दो नाम आए थे, यानी कॉपर और नॉर्मन, इसलिए उसे अचानक ख्याल आ गया था कि कहीं कबाचा खान दूसरी लिस्ट में शामिल ना हो। अगर कबाचा खान का नाम दूसरी लिस्ट में भी शामिल नहीं है, तो फिर ये बात यकीनी है कि बहरहाल वो जिंदा है। इस सिलसिले में फिर सोचा जा सकता था कि वो कहाँ है। चुनाचा रॉबिन हुड ने तेजी से वो बटन दबाने शुरू कर दिए जो मरने वालों की लिस्ट स्क्रीन पर ले आते हैं। इसके चेहरे पर बेपनाह तजस्सुस था। बटन दबाते ही वो तेजी से पीछे हटा और गौर से स्क्रीन को देखने लगा। स्क्रीन बटन दबते ही रोशन हो गई, और पहले चंद लम्हे तो उसमें आड़ी तिरछी लकीरें नमूदार होती रहीं,
लेकिन दूसरे लम्हे ही स्क्रीन पर कबाचा खान की तस्वीर उभर आई और रॉबिन हुड इस तस्वीर को देखते ही उछल पड़ा। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्या पड़ गया। ओह, ओह, तो कबाचा खान मारा गया। ओह, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? रॉबिन हुड ने गुस्से से बुरी तरह चीखते हुए कहा। और इस कमरे में मौजूद दूसरे अफराद के चेहरे भी कबाचा खान की मौत का सुनकर लटक गए, क्योंकि बहरहाल कबाचा खान रॉबिन हुड की तंजीम का एक अहम तरीन आदमी था और इसकी मौत का तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। कबाचा खान की तस्वीर के बाद दो और अफराद की तस्वीर भी नमूदार हुई। वो दोनों इन्हीं लोगों में शामिल थे जो इमरान के हंटरों और गोलियों का से कबाचा खान के अड्डे के तहखानों में मर गए थे। इन दो अफराद की तस्वीर के बाद कॉपर और नॉर्मन की तस्वीर भी उभरी और फिर स्क्रीन साफ हो गई। रॉबिन हुड बुरी तरह चीखने के बाद अब खामोश खड़ा था और फिर बड़े इत्मीनान से आगे बढ़कर कंप्यूटर के बटन ऑफ कर दिए। अब इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी संजीदगी तारी थी। मैं इस शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं इसे तहस नहस कर दूंगा। मैं कबाचा खान और नॉर्मन का इनसे ऐसा इंतकाम लूंगा कि इनकी नस्लें भी कब्रों में पड़ी बिलबिलाती रहेंगी। रॉबिन हुड ने बड़बड़ाते हुए कहा। कमरे में मौजूद चार अफराद सर झुकाए खामोश खड़े थे। रॉबिन हुड तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर दरवाजा क्रॉस करके वो एक राहदारी से होता हुआ तेजी से एक छोटे से कमरे में आया। इसका मखसूस दफ्तर था। जब इस पर काम का लोड सवार होता तो इसी दफ्तर में आकर बैठता था। मैकारे को बुलाओ, रॉबिन हुड ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। दरवाजे पर खड़े मुसल्ला आदमी को फाड़ खाने वाले लहजे में कहा और वो तेजी से सर झुकाता हुआ राहदारी के दाएं तरफ दौड़ता चला गया। मैं तबाह कर दूंगा, मलिया मेट कर दूंगा। मैं पूरे दारुल हुकूमत को खंडात में तब्दील कर दूंगा। इस पूरे मुल्क के एक एक आदमी को कत्ल कर दूंगा। मैं इंतकाम लूंगा, भयानक इंतकाम। रॉबिन हुड ने कुर्सी पर बैठते ही मेज पर जोर जोर से मुक्के मारने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद एक छुरेरे जिस्म और दरमियाने कद का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसका चेहरा शार्क मछली जैसा था। आंखों में सांप जैसी चमक थी। मैकारे हाजिर है मास्टर, नौजवान ने दरवाजे में रुकते ही बड़े मौदबाना लहजे में कहा। रॉबिन हुड चंद लम्हे बिगड़े हुए चेहरे और जलती हुई आंखों से उसे देखता रहा। फिर इसकी आंखों में आहिस्ता से नरमी आती चली गई। बैठ जाओ, रॉबिन हुड ने इस बार नरम लहजे में कहा। यस मास्टर, मैकारे ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। लेकिन इसकी आंखों में शदीद हैरत उभर आई थी, क्योंकि रॉबिन हुड का नरम रवैया इसके लिए अजनबी था। सुनो मैकारे, कबाचा खान मारा गया है, रॉबिन ने मैकारे से मुखातिब होकर सपाट लहजे में कहा। कबाचा खान मारा गया है? ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर? ये कैसे हो सकता है? मैकारे ये खबर सुनते ही उछल पड़ा। इसका चेहरा हैरत की शिद्दत से यकलख्त बिगड़ गया था। उसे शायद इस बात पर यकीन ही ना आया था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? रॉबिन हुड ने यकलख्त गुस्से से चीखते हुए कहा। सॉरी बॉस, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो ये सुनकर हैरत हुई थी, मैकारे ने जर्द करते हुए लहजे में कहा। सब कुछ मुमकिन है। और सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें कबाचा खान की जगह तंजीम का नंबर 2 मुकर्रर करता हूँ। मैं अभी ये ऑर्डर सबको बता दूंगा, लेकिन तुम्हें अब होश में रहकर काम करना होगा, रॉबिन हुड ने नरम पड़ते हुए कहा। आपका शुक्रिया मास्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सीट का अहल समझा जाऊं, मैकारे ने जवाब दिया। कोशिश? तो तुम सिर्फ कोशिश करोगे और कोशिश नाकाम भी हो सकती है। तुम नंबर 2 नहीं बन सकते। खड़े हो जाओ, रॉबिन हुड ने फिक्रे का पहला हिस्सा बड़बड़ाते हुए कहा और आखिर में वो चीख पड़ा। मास्टर, मेरा मतलब था। मैकारे बुरी तरह बुखला गया। तो तुम कोशिश करोगे? हो, मुझे नफरत है इस लफ्ज से। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। टक्कर मारो इस दीवार के साथ पूरी कुवत से, रॉबिन हुड ने गुस्से से चीखते हुए कहा। और मैकारे रॉबिन हुड का हुक्म सुनते ही तेजी से मुड़ा और फिर वो पूरी कुवत से दौड़ता हुआ दीवार की तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और मैकारे ने पूरी कुवत से पुख्ता दीवार के साथ सर टकरा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसका सर कई टुकड़ों में तकसीम हो गया और इसकी लाश नीचे गिर पड़ी और फड़क भी ना सकी। हाँ, मैं इसको नंबर 2 बना रहा था और ये अभी कोशिश में ही मसरूफ था। रॉबिन हुड ने फर्श पर पड़ी हुई मैकारे की लाश को हकारत आमेज नजरों से देखते हुए बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और फिर इसे मेज के किनारे लगा हुआ बटन दबा दिया। यस मास्टर, दूसरे लम्हे दरवाजे पर मौजूद मुसल्ला नौजवान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। मैकारे की लाश उठाकर ले जाओ और बर्की भट्टी में डाल दो। सुनो, ट्रैगर को मेरे पास भेजो जल्दी, रॉबिन हुड ने चीखते हुए कहा और मुसल्ला नौजवान तेजी से फर्श पर पड़ी हुई मैकारे की लाश को घसीटता हुआ बाहर ले गया।
इससे बड़ी फुर्ती से मैकारे की लाश उठाकर कंधे पर डाली और इसके सर के टुकड़े उठाकर इसने जेबों में मुंतकिल कर लिए और फिर तेजी से मुड़कर निकलता चला गया। ट्रेगर, हाँ ट्रेगर सही आदमी रहेगा। इसकी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। वो बात करने से ज्यादा गोली चलाता है, इसलिए कबाचा खान ने उसे ट्रेगर का नाम दे रखा है। ठीक है, ट्रेगर ठीक रहेगा। रॉबिन हुड ने मेज की दराज खोलकर इसमें से शराब की बोतल निकालते हुए कहा और फिर बोतल का ढक्कन खोलकर वो गटागट शराब हलक में उंडेलता चला गया। जब इसे बोतल मुंह से हटाई तो दरवाजे में एक लंबा तिरंगा नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसका जिस्म भरा भरा था, आंखों में मक्कारी और खबासत नाच रही थी। अलबत्ता इसका अंदाज मौदबाना था। रॉबिन हुड ने खाली बोतल पूरी कुवत से ट्रैगर के जिस्म का निशाना लेकर जोर से मारी। ट्रैगर जरा भी अपनी जगह से ना हिला और बोतल उसके जिस्म से टकराकर उसके कदमों में गिरी और चकनाचूर हो गई। गुड शो, तुम्हारे आसाब वाकई अच्छे हैं, रॉबिन हुड ने मुस्कुराते हुए कहा। यस मास्टर, ट्रैगर ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। आओ बैठो, रॉबिन हुड ने मुस्कुराते हुए कहा और ट्रैगर खामोशी से चलता हुआ आगे बढ़ा और फिर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में मेज के सामने रखी हुई उस कुर्सी पर बैठ गया जहां चंद लम्हे पहले मैकारे बैठा था। सुनो ट्रैगर, कबाचा खान मारा क्या है? रॉबिन हुड ने बगौर ट्रैगर की तरफ देखते हुए कहा। यस मास्टर, ट्रैगर ने इसी तरह सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसके चेहरे पर जरा भी हैरत के तासुरात ना उभर सके थे। चेहरा हर किस्म के तासुरात से खाली था। क्या तुम्हें यह खबर सुनकर हैरत नहीं हुई? रॉबिन हुड ने सख्त लहजे में कहा। मास्टर, हैरत गलत खबर पर होती है और आपकी बात गलत नहीं हो सकती, इसलिए हैरत का कोई सवाल ही नहीं है। इसे इसी तरह मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। वो वाकई एक मजबूत असाब का मालिक था। गुड शो, वाकई तुम सही आदमी हो। सुनो, मैं तुम्हें कबाचा खान की जगह पर तंजीम का नंबर 2 मुकर्रर करता हूँ, रॉबिन हुड ने कहा। थैंक यू मास्टर, ड्रैगन ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। बोलो, क्या तुम इस सीट के अहल हो? रॉबिन हुड ने अपने लहजे में गुस्सा पैदा करते हुए कहा। मास्टर कभी गलत आदमी को मुकर्रर नहीं कर सकता, ये मेरा यकीन है, इसलिए मैं यकीनन इस सीट का अहल हूँ, ड्रैगन ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। वेरी गुड, तुम वाकई सही आदमी हो। मैकारे मर चुका है क्योंकि उसके आसाब पुख्ता ना थे। मैं इसे नंबर 2 बना रहा था और वो मुझे कहने लगा कि मैं कोशिश करूंगा कि इस सीट पर अहल साबित हो सकूं। कैसी अहमकाना बात है, रॉबिन हुड ने कहका लगाते हुए कहा। ट्रेगर ने कोई जवाब ना दिया, वो खामोश बैठा रहा। सुनो ट्रेगर, अब तुम नंबर 2 हो, गौर से सुनो। तुम्हें मेरे इस मुल्क में मिशन के बारे में इल्म है, रॉबिन हुड ने कहा। नो मास्टर, मुझे इल्म नहीं है, ट्रेगर ने जवाब दिया। हो भी कैसे सकता है? मिशन का इल्म तो सिर्फ मुझे और नंबर 2 को होता है, यानी कबाचा खान को। वो मारा गया, अब तुम नंबर 2 हो, मेरे नाइब। तो सुनो, मैं बताता हूँ कि इस मुल्क में क्या मिशन है। रॉबिन हुड ने होठों से दांत काटते हुए कहा। यस मास्टर, ट्रैगर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। सुनो, मैं इस मुल्क में एक लंबा खेल खेलने आया हूँ, एक ऐसा खेल कि जिसकी कामयाबी के बाद रॉबिन हुड पहले से भी ज्यादा ग्रेट बन जाएगा। और वो खेल ये है कि इस मुल्क पर इस वक्त दुनिया की 2 बड़ी ताकतों की नजरें लगी हैं। इस मुल्क में दुनिया की सबसे कीमती धात एलेनियम 6 की कानें मौजूद हैं। इस धात के मुतालिक अभी तक सिवाय 2 बड़ी ताकतों के मखसूस साइंसदानों के अलावा और किसी को भी खबर नहीं है। तुम्हें मालूम है कि हमने सहराए आजम में अपना एक रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। ऐसा रिसर्च सेंटर जो रूसिया और एक्रीमिया के खिलाई जहाज़ों से अपने मुल्कों में भेजी जाने वाली मालूमात रास्ते ही में चोरी करता है और फिर इन्हें डिकोड करके अहम तरीन मालूमात इकट्ठी करता है। चुनांचे इस रिसर्च सेंटर के जरिए इत्तला दी है कि दोनों मुल्कों के खिलाई जहाज़ों ने इस मुल्क के अंदर ऐसी खुफिया कानों का सुराग लगाया है जहां दुनिया की कीमती तरीन धात एलेनियम 6 के बहुत बड़े जखायर मौजूद हैं। ये धात इस वक्त तक दरियाफ्त नहीं हुई। धातों में सबसे कीमती धात समझी जाती है और इसकी वजह यह है कि इस धात में ये कुव्वत मौजूद है कि अगर इसे मखसूस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये धात एक ऐसे हथियार की सूरत में ढल सकती है जिसका तोड़ हजारों साल तक नहीं तलाश किया जा सकता। इस धात के इस्तेमाल में लाने के बाद पूरे शहर को मां हर चीज के जिसमें हर किस्म की धात, जानदार और बेजान चीजें, सब कुछ एक लम्हे में बिजली में तब्दील होकर बिखरे जा सकते हैं। हत्ता कि इसको ज्यादा ताकत से इस्तेमाल किया जाए तो पूरा मुल्क एक लम्हे के हजारवें हिस्से में सफाई हस्ती से गायब किया जा सकता है। रूसिया और एक्रीमिया के साइंसदानों ने इस धात को काफी अरसे से दरियाफ्त किया था, लेकिन ये धात इंतहाई हकीर पैमाने पर चांद के पत्थरों से निकाली गई थी और फिर इस धात की तलाश में रूसिया और एक्रीमिया हुकूमतों ने चांद का एक एक पत्थर टटोल मारा,
लेकिन वहां इसका एक जर्रा तक मजीद ना मिल पाया। इन पत्थरों में न जाने वो किस तरह पैदा हो गई थी। फिर ये सोचा गया कि शायद इन पत्थरों को जमीन पर ले आने से इसमें कीमियाई तब्दीलियां पैदा हुई हैं। इसके लिए भी बेपनाह तजर्बात किए गए, लेकिन बेसूद ये धात मैसर ना आ सकी। हमारे रिसर्च सेंटर को भी इसकी इत्तला मिल गई थी। चुनाचा हम भी खबरदार रहे, क्योंकि अगर इस धात का पता हमें लग जाए और हम इस धात को हासिल कर लें तो हम बड़ी और वसी लेबॉर्ट्री में इसे हथियार बना सकते हैं। ऐसे हथियार जो दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क को आनन फानन गायब कर सकते हैं। जाहिर है इस हथियार के बाद दुनिया की जौहरी हाइड्रोजन गैस से बने हुए कातिल जरासीमों से बने हुए गर्ज ये कि मौजूदा ताकतवर से ताकतवर हथियार एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में बेकार किए जा सकते हैं, और जिसके पास वो हथियार होंगे वो इस दुनिया का असल आका वही होगा। इसी के नाम का सिक्का हर तरफ पड़ेगा। और फिर अचानक ये मालूमात मिली कि खलाई जहाज़ों में मखसूस आलात ने इस धात के एक बहुत बड़े जखीरे का पता चला लिया है। इस इत्तला पर हमारा रिसर्च सेंटर भी चौंक पड़ा। चुनाचा हम खबरदार हो गए और फिर ये बात कंफर्म हो गई कि इस धात की बड़ी कान इस मुल्क के शुमाली हिस्से में मौजूद है। जब क्रीमिया और रूसिया ने इस बारे में तहकीकात शुरू की तो उन्होंने इस धात पर कब्जा करने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। चूंकि रूसिया ने अपने मखसूस कोड में मालूमात हासिल की, ऐसा कोड जो वाकई क्रीमिया वाले डिकोड नहीं कर सकते, इसलिए रूसिया ये समझता है कि इस धात के मुतालिक सिर्फ उसी को मालूमात हासिल हैं। उधर एक्रीमिया वाले ये समझते हैं कि ये मालूमात सिर्फ उन्हीं के पास है, क्योंकि उन्होंने भी उसे ऐसे कोड से हासिल किया है जो रूसिया में वाले डिकोड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे रिसर्च सेंटर में चूंकि एक्रीमियन और रूसियाई साइंसदान दोनों ही मौजूद हैं, और हमने इन दोनों की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए अपना जाल बिछाया हुआ है, इसलिए हम इन दोनों को की मालूमात हासिल हो गई और इन दोनों के मिलने से एक दूसरे की तस्दीक भी हो गई। इस तरह इन दोनों की बेखबरी में हमको भी इस अहम दरियाफ्त का इल्म हो गया। अब रूसिया वालों ने अपनी प्लानिंग की है। इनकी प्लानिंग का दारोमदार इस बात पर है कि क्रीमिया को वो धात इनके कब्जे में आने तक का इसका इल्म ना हो सके। चुनाचा उन्होंने सियासी और तवील चक्कर शुरू कर दिया। पहले पाक एशिया के करीबी मुल्क पर हमला किया, इस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि काने इस मुल्क की सरहद के पास वाक़े हैं। अब इनकी कोशिश है कि सियासी तौर पर एक तवील चक्कर चलाकर मुल्क के इस हिस्से को अपने मकबूजा मुल्क में शामिल करा दें और इस तरह इन पर काबिज हो जाएं। इधर एक्रीमिया वाले दूसरे चक्कर में हैं। उन्होंने इस मुल्क के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अमदाद और रूसियाई हमले से तहफ़्फ़ुज़ देने की बिना पर पनाह देना शुरू कर दी है, और इसके बदले में वो यहाँ अपने अड्डे कायम करना चाहते हैं, और इन अड्डों की आड़ में वो इस धात पर कब्जा करने की फिक्र में हैं। लेकिन यहाँ की हुकूमत बेहद होशियार है। वो ना ही इस दाव में आती है और इसने अड्डे देने से इनकार कर दिया है, और वो रूसियाई दाव में आ रहे हैं, और ना ही वो रूसियाई दाव में आ रहे हैं। और उन्होंने पूरी दुनिया को शोर मचाकर रूसिया के खिलाफ सब बस्ता करना शुरू कर दिया है। चुनाचा बेक्रीमिया वालों का नया पैंतरा बदला है। वो अब इस जगह पर तेल निकालने के लिए इजाज़तनामे के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उन्हें ये इजाज़त भी मुश्किल ही से मिलेगी, क्योंकि इस तरह रूसियाई हमले का जवाब पैदा हो जाता है। इसलिए मामला अभी तक ले तो लाल में है। दोनों सुपर पावर्स खुलकर सामने नहीं आ रही, बल्कि एक दूसरे से छुपाने के लिए दाव पेच का इस्तेमाल हो रहा है। चुनाचा मैंने इस धात को उड़ाने का प्लान बनाया, और इस प्लान के तहत मैं यहाँ पर आ गया। तुम जानते हो कि हमारा तरीकाकार मुजरिमाना है। चुनाचा मैंने टेकोरीज के जरिए दारुल हुकूमत में दहशत फैला दी और फिर अवाम को हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसा दिया। इसके बाद मजीद दहशत फैलाऊंगा और आखिरकार हुकूमत के आसाब जवाब दे जाएंगे और मेरे साथ अवाम मेरे साथ हो जाएंगे और हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे। अब चूंकि हुकूमत बराह रास्त कोई मुजरिम तंजीम नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस वक्त अपोजिशन के हामियों को खरीद लूंगा। इनमें से चंद को मैं पहले ही हमवार कर चुका हूँ। इस तरह अपोजिशन इस मुल्क पर कानूनी तौर पर काबिज हो जाएगी और मैं ये दहशत गर्दी यकलख्त खत्म करके सिर्फ वो इलाका अपने लिए रिजर्व करवा लूंगा जहाँ ये काने मौजूद हैं। फिर मेरे साइंसदान और वर्कर्स इंतहाई तेजी से और खुफिया तरीके से वो धात यहाँ से सहराए आजम रिसर्च सेंटर में मुंतकिल कर देंगे, और इसके बाद हमारी दिलचस्पी इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। रॉबिन हुड ने बड़ी तफसील के साथ अपना मिशन ट्रेगर को बताते हुए कहा, बड़ी अच्छी प्लानिंग है मास्टर, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम इस हुकूमत को ही खरीद लें? ट्रेगर ने जवाब दिया। गुड, अच्छी जहानत का सवाल है। मैंने पहले यही कोशिशें की थी। तुम्हें इल्म है कि हम बराह रास्त ऐसी बात नहीं कर सकते, इसलिए बिलवास्ता तौर पर ऐसा किया गया। लेकिन यह हुकूमत अपने ख्यालात में बहुत रासिख है,
इसमें ज़रा बराबर भी लचक नहीं है, इसलिए हमारा ये मिशन नाकाम हो गया। इसकी नाकामी के बाद ही ये कदम उठाया गया है। रॉबिन ने हुड ने खिलाफ मामूल मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अपोजिशन में भी बाद में इंकारी हो सकती है मास्टर। इसके मुतालिक आपने क्या सोचा है? ट्रेगर ने कहा। नहीं, इनसे बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। अपोजिशन को जिस वक्त हुकूमत दी जाएगी, इस वक्त वजीर आजम हमारे आदमियों की खुफिया तहवील में रहेगा। हमने इसके मुतालिक ऐसा ब्लैकमेलिंग का कब्जा कर लिया है कि वो किसी तौर पर भी हमसे गद्दारी नहीं कर सकता। एक तो वो पूरी दुनिया में बदनाम हो सकता है, दूसरा इसका खात्मा एक लम्हे में किया जा सकता है। और हमने इन्हें इस धात के बारे में हवा भी नहीं लगने दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रूसिया और एक्रीमिया को इस बात का पता भी चले कि हम भी इससे वाकिफ हैं, वरना वो सारी सियासी प्लानिंग ख़त्म करके यहाँ पर बराह रास्त हमला कर देंगे। इसलिए हमने इनसे सिर्फ कहा है कि हम इस इलाके पर इसलिए कब्जा करना चाहते हैं कि अपनी तंजीम का मुस्तकिल हेडक्वार्टर कायम करें और रूसिया के राज चोरी कर सकें। चूंकि यही अपोजिशन के बड़े लीडर भी रूसिया के खिलाफ मुखालिफ हैं, इसलिए वो मान गए। रॉबिन हुड ने जवाब दिया। बिल्कुल दुरुस्त है मास्टर, ट्रेगर ने जवाब दिया। अब सुनो कि यहाँ क्या चल पड़ा है और जिस चक्कर में कबाचा खान भी मारा गया है और पैंथर्स का इंचार्ज नॉर्मन भी, और इसके साथ कई और लोग भी मर चुके हैं। वो चक्कर ये है कि यहाँ की सीक्रेट सर्विस के बारे में मालूमात मिली है कि वो इंतहाई फाल और ताकतवर है। इसका बॉस, जिसका नाम एक्स2 है, अपने मेंबरों से भी खुफिया रहता है और इसी तरह सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के बारे में भी कोई नहीं जानता। सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्स2 ने सदर ममलिकत की एक सरकारी खुफिया मीटिंग में दावा किया है कि वो 2 रोज के अंदर रॉबिन हुड को खत्म कर देगा, और आज पहला दिन है। इस सिलसिले में कबाचा खान ने काम शुरू कर दिया ताकि इन्हीं 2 रोज में सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी सीक्रेट सर्विस बाद अजाबी मसाइल और रुकावटें पैदा कर सकती है। चुनाचे इस सिलसिले में एक अहमक शख्स जिसका नाम अली इमरान है ट्रेस हुआ। इसका फ्लैट किंग रोड पर वाक़ है और नंबर 200 है। उसे सीक्रेट सर्विस के बारे में मालूमात हासिल हैं। चुनाचा कबाचा खान अपने आदमियों को लेकर उस पर चढ़ दौड़ा। वहां 2 हबशी मौजूद थे जिनसे लड़ाई हुई और कबाचा खान के 3 आदमी मारे गए और कबाचा खान को मसलहतन वहां से फरार होना पड़ा। इसके बाद कबाचा खान ने बेहोश करके उन्हें अगवा करने का प्रोग्राम बनाया। मैंने पैंथर्स को इनकी निगरानी का काम सौंप दिया, लेकिन अब इत्तला मिली है कि कबाचा खान मारा जा चुका है और नॉर्मन भी हलाक हो चुका है। बाकी लोगों का पता नहीं, और अब कबाचा खान की जगह तुमने काम संभालना है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस शख्स अली इमरान को पकड़ो और इसे सीक्रेट सर्विस का पता लगाओ और फिर सीक्रेट सर्विस का फौरी खात्मा कर दो। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 रोज मजीद है। एक दिन में तुम्हें ये काम हर सूरत में निपटाना है। रॉबिन हुड ने ट्रैकर को हिदायत देते हुए कहा। ठीक है मास्टर, मैं ये काम चंद घंटों में मुकम्मल कर लूंगा, लेकिन मुझे ताज़ा तरीन सूरत हाल का इल्म होना चाहिए कि इस वक्त पोजीशन क्या है। ट्रैगर ने बड़े बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम ऐसा करो कि 7396 फ्रीक्वेंसी पर पैंथर्स से बात करो, वो तुम्हें पूरी सिचुएशन बता सकते हैं। रॉबिन हुड ने जवाब दिया। ओके मास्टर, ट्रैगर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ठहरो, मैं खुद मालूम करता हूँ, मुझे भी इल्म होना चाहिए कि मौजूदा पोजीशन क्या है। रॉबिन हुड ने कहा और ट्रैगर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। रॉबिन हुड ने मेज की दराज से एक ट्रांसमीटर निकाला और इस पर पैंथर की फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद इसने इस फ्रीक्वेंसी पर कॉलिंग शुरू कर दी, लेकिन काफी देर तक कॉलिंग के बावजूद दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। ओह, इसका मतलब है कि पैंथर्स का पूरा ग्रुप खत्म हो चुका है, वरना कोई ना कोई जरूर जवाब देता। इस अब सूरत हाल का कैसे पता चलाया जाए? रॉबिन हुड ने कुछ सोचते हुए कहा और चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। फिर अचानक बुरी तरह चौंक कर उठ खड़ा हुआ। आओ मेरे साथ, रॉबिन हुड ने तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, और फिर वो तकरीबन दौड़ता हुआ पहले वाले कमरे में पहुंच गया जहां वो कंप्यूटर मौजूद था। ट्रैगर भी इसके पीछे था, और फिर एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने बैठकर इसने तेजी से इसके बटन दबाने शुरू कर दिए। मुख्तलिफ बटन दबाने के बाद सामने लगी हुई स्क्रीन पर रोशनी सी हुई और इसके साथ ही एक बड़ी सी इमारत का अंदरूनी हिस्सा नजर आने लगा। ये एक बरामदा और सहन था जिसमें इस वक्त कबाचा खान की कार मौजूद थी। अरे, ये कबाचा खान की कार यहाँ कैसे पहुंच गई? रॉबिन हुड ने उछलते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने चंद और बटन दबा दिए। स्क्रीन पर इमारत का मंजर फैलता चला गया और इसी लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ा। अब इसने कार के सामने बरामदे में 2 आदमियों को पहलू पर पहलू निकलते देखा। इनमें से एक के चेहरे पर हिमाकतें नाच रही थीं। रॉबिन हुड तेजी से एक और बटन दबा दिया, और चूंकि वो दोनों आदमी इस वक्त कार के करीब पहुंच चुके थे, इसलिए इनकी आवाजें माइक ने रॉबिन हुड के कमरे में नशर करना शुरू कर दी।
इमरान साहब, आप खुद ही सारा काम किए जा रहे हैं, कुछ हमें भी तो बताइए। मैं भी मेम्बरान को काम पर लगा दूं। एक ने दूसरे से, जिसके चेहरे पर हिमाकतें जलवागर नजर आ रही थी, मुअद्दबाना अंदाज में मुखातिब होकर कहा। तुमने सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान को क्या हिदायत दी है? जिसे इमरान कहकर पुकारा गया था, उसने संजीदा लहजे में दूसरे से मुखातिब होकर पूछा। बस शहर में गर्दिश करते रहो और मशकूक अफराद की तलाश में निकले रहो। और मैं कह भी क्या सकता हूँ, दूसरे ने जवाब दिया। अब चूंकि वो कार से काफी फासले पर पहुंच चुके थे, इसलिए दोनों की आवाज मध्यम पड़ गई थी, लेकिन अभी तक रेंज में थी। जाहिर है कि अब एक्सट्रू और कभी कह सकता है, इमरान ने जवाब दिया, और इसके साथ ही आवाज मध्यम पड़ते पड़ते खत्म हो गई और वो दोनों एक दरवाजे में घुसकर स्क्रीन से गायब हो गए। रॉबिन हुड ने बड़ी तेजी से मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाए और स्क्रीन पर छोटी इमारत छोटी होती चली गई। रॉबिन हुड तेजी से मुख्तलिफ बटन दबाता चला गया। इसके बटन दबाते ही स्क्रीन पर शहर का नक्शा नजर आने लगा और वो इमारत छोटी होती होती एक पॉइंट की सूरत इख्तियार कर गई। और फिर वो पॉइंट स्क्रीन पर बने हुए नक्शे पर हरकत करता हुआ एक जगह जाकर रुक गया और फिर वो पॉइंट यूं झपकने लगा जैसे बल्ब जल बुझ रहा हो। रॉबिन हुड ने तेजी से मुख्तलिफ बटन दबाए और चंद लम्हों में नक्शा फैलता चला गया। जिस जगह इमारत का पॉइंट चमक रहा था, वो जगह वाज़ेह होती चली गई और फिर सिर्फ वो पॉइंट ही स्क्रीन पर रह गया। अब इस पॉइंट की जगह एक किला नुमा इमारत नजर आ रही थी और इर्द गिर्द की सड़कें साफ दिखाई दे रही थी। रॉबिन हुड ने तेजी से करीब खड़े एक आदमी से मुखातिब होकर कहा, नक्शा ले आओ शहर का, जल्दी। रॉबिन हुड का लहजा इंतहाई सख्त था और साथ खड़ा हुआ आदमी, जिसने ऑपरेटरों की तर्ज का कोट पहना हुआ था, भागता हुआ एक अलमारी की तरफ बढ़ा और इसने अलमारी खोलकर इसमें से एक रोल किया हुआ नक्शा निकाला और लॉकर रॉबिन हुड के हवाले कर दिया और लाकर रॉबिन हुड के हवाले कर दिया। रॉबिन हुड ने वही मशीन के ऊपर नक्शा फैलाया और फिर इस पर झुक गया और चंद लम्हों बाद ही इसने वो सड़कें और इमारत नक्शे में तलाश कर ली और जेब से पेंसिल निकालकर इस इमारत के गिर्द दायरा लगा दिया। दायरा लगाकर इसने मशीन के बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। ट्रेगर खामोशी से पीछे खड़ा था, वैसे इसकी आंखें भी चमक रही थीं। और ट्रेगर, अब मसला हल हो गया है, रॉबिन हुड ने नक्शे समेत कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर वो इसी अंदाज में तेज तेज कदम उठाता अपने मखसूस दफ्तर की तरफ बढ़ता चला गया। दफ्तर की कुर्सी पर बैठते ही इसने नक्शा मेज पर फैला दिया। देखी मेरी प्लानिंग, मैंने कार में टॉकिंग पॉइंट फिट किया हुआ है। बस मुझे इसका अचानक ही ख्याल आ गया और देखो किस तरह सिर्फ इसकी मदद से अहम मालूमात हासिल हो गई। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना रह गया है कि पूरी तंजीम को ले जाओ और इस इमारत में घुस जाओ। ये इमारत यकीनन सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर है। इमरान भी वहीं मौजूद है। वैसे अब इमरान सानवी हैसियत इख्तियार कर गया है। दूसरा दूसरा आदमी यकीनन सीक्रेट सर्विस का सरबराह है। बस तुम उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास ले आओ ताकि मैं यहाँ की हुकूमत के सामने इसकी नुमाइश कर सकूं कि ये है तुम्हारा वो एक्स2 जिसे तुमने खुफिया बना रखा है, और फिर इसे इबरतनाक मौत मार सकूं और पूरी इमारत तबाह कर दो। इस एक्स2 से ही सीक्रेट सर्विस के तमाम मेम्बरान का भी पता चल जाएगा और फिर हम अपना यहाँ पर काम भी खत्म कर सकेंगे। रॉबिन हुड ने ट्रैगर से मुखातिब होकर कहा। इसका लहजा खुशी, मुसर्रत और कामयाबी से भरपूर था। आपका ख्याल दुरुस्त है मास्टर, मगर जिस तरह इस एक्स2 ने इमरान से बात की है, इससे तो यही जाहिर होता है कि वो एक्स2 इमरान का मातहत है। हो सकता है असल सरबराह यही इमरान हो। इसने इस आदमी को डमी बनाकर सामने रखा हुआ हो। ट्रेगर ने राय देते हुए कहा। ओह हाँ, ये अहमक आदमी दरअसल बेहद खतरनाक होते हैं। बहरहाल एक्सू के काबू में आने से सब कुछ पता चल जाएगा, मगर ख्याल रखना, इस एक्सू को जिंदा मुझ तक पहुंचना चाहिए, ये मरने ना पाए। और अगर इमरान तुम्हारे रेड के वक्त इस इमारत में मौजूद हो तो उसे भी गिरफ्तार कर लेना और इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाना चाहिए। रॉबिन हुड ने हिदायत देते हुए कहा। ठीक है मास्टर, ये शख्स 1 घंटे बाद आपके सामने होगा, लेकिन आप मेरी तकर्रुरी के मुतालिक तंजीम को इत्तला कर दें ताकि मैं तेजी से और भरपूर अंदाज में काम कर सकूं। ट्रेगर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। अरे हाँ, ये तो जरूरी है, रॉबिन हुड ने चौंकते हुए कहा और फिर इसने मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक बटन दबा दिया। यस मास्टर। बटन दबते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। ये एलिया थी, जो तंजीम और रॉबिन हुड के दरमियान राब्ते का काम सरंजाम देती थी। एलिया, फौरन तंजीम को इस बात से आगाह कर दो कि ट्रैकर को तंजीम का नंबर 2 बना दिया गया है। अब इसके हर हुक्म की तामील ऐसे ही फर्ज है जैसे कबाचा खान की थी। रॉबिन हुड ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। लहजा इंतहाई सर्द था। ओके मास्टर,
एलिया ने बगैर किसी हैरत का इजहार किए जवाब दिया और रॉबिन हुड ने रिसीवर वापस रख दिया। मास्टर, एक बात और, अब चूंकि मैं नंबर 2 हूँ, इसलिए मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि तंजीम के दूसरे वर्कर्स जो फील्ड में हैं वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। ट्रैगर ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। गुड, तुम्हें वाकई काम की सलाहियतें मौजूद हैं। इस वक्त पैंथर्स के अलावा सिर्फ एक और ग्रुप काम कर रहा है। पैंथर्स तो खत्म हो गया, अब सिर्फ वही ग्रुप है। ये हमारी तंजीम का पॉलिटिकल ग्रुप है। इसका इंचार्ज फ्लिपर है। वो अहम आदमी है। होटल एफ के कमरा नंबर 300 चौथी मंजिल में रहता है। इसके जिम्मे अपोजिशन के आदमियों को कवर करना है। इसका अपना एक ग्रुप है। बहरहाल, तुम्हारा फिलहाल इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो बराह रास्त मेरे अंडर है और मेरे सामने ही जवाबदेह है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया है कि तुम्हें इसके बारे में इल्म रहे। रॉबिन हुड ने जवाब दिया। ओके मास्टर, अब मुझे इजाजत, ताकि मैं अपनी कार्रवाई शुरू कर सकूं। ट्रेगर ने सर झुकाते हुए कहा। हाँ, जाओ। और सुनो, लफ्ज नाकामी से मुझे सख्त नफरत है। मैं सिर्फ कामयाबी का लफ्ज सुनना चाहता हूँ। इस बात का ध्यान रहे। गेट आउट। रॉबिन हुड का पहला फिक्रा तो नरम लहजे में कहा, लेकिन आखिरी अल्फाज एक बार फिर चीखते हुए कहे। शायद इस पर दोबारा पहले वाला मूड सवार हो गया था और ट्रैगर गेट आउट का लफ्ज सुनते ही तेजी से मुड़ा और फिर भागता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया, क्योंकि उसे भी इल्म था कि अब बॉस का मूड बदलने लगा है और किसी भी वक्त इस मूड में कोई भी सलाह दे सकता है। इसलिए बेहतर यही था कि उसकी नज़रों से फौरन दूर हो जाए। और वैसे भी उसे मिशन के लिए फौरी तौर पर हरकत में आना था। वो चाहता था कि इस इमारत पर इस अंदाज में फौरी और भरपूर हमला करे कि किसी सूरत भी नाकामी का कोई इम्कान बाकी ना रहे, क्योंकि ये बात भी वो अच्छी तरह जानता था कि बॉस सिर्फ मुकम्मल कामयाबी का तलबगार है। अधूरी कामयाबी भी इसकी नज़रों में नाकामी होती है, और नाकामी का अंजाम ट्रिगर तो क्या, तंजीम का हर फर्द अच्छी तरह जानता था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।